स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का ऐलान हो चुका है और ये वॉर दुनिया भर में शॉक वेव्स भेज रहा है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी को चकमा देकर इतने बड़े अटैक को अंजाम कैसे दिया, दुनिया के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना ही नामुमकिन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमास ने किसी भी तरह के पॉसिबल लीक को अवॉइड करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली। इनकी टॉप लीडरशिप से लेकर इस अटैक को अंजाम देने वाले मिलिटेंट्स तक किसी को भी एंड मोमेंट तक इन प्रिपरेशंस का असल मकसद नहीं बताया गया। साथ ही उन्होंने इजराइल को यह भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो इजराइल के साथ नियर फ्यूचर में ना तो किसी कन्फ्रंटेशन में इंटरेस्टेड है और ना ही सक्षम। बस उनकी यही इंटेलिजेंस टैक्टिक्स काम कर गई और इसका क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है। इजराइल के पीएम ने तो ये तक कह दिया है कि हमास को हमारा ये जवाब पूरे मिडिल ईस्ट को बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम अपने एनिमीज के साथ जो करेंगे वो उनकी आने वाली कई जनरेशंस भूल नहीं पाएंगी। कुल मिलाकर आज जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं ये तो तय है कि मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। ये अटैक्स हमास के द्वारा किया गया यूनिलैटरल असॉल्ट नहीं है, बल्कि ये इस रीजन की सदियों पुरानी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल राइवलरीज का इंटरप्ले है जो आज एक बेहद भयानक रूप में खुद को अनफोल्ड कर रही है। अभी तक हमास के इन सरप्राइजिंग अटैक्स के पीछे ईरान के इन्वॉल्वमेंट के कयास लगाए जा रहे थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि अभी उनके पास इस चीज का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन जैसा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, ईरान एंड हमास एक लॉन्ग रिलेशनशिप शेयर करते हैं। हमास शायद हमास ना होता अगर उसको ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा होता। खैर, अब ये स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशंस कुछ सोर्सेज द्वारा यकीन में बदलते नजर आ रहे हैं। संडे को हमास के एक स्पोक्सपर्सन ने बीबीसी को बताया कि उनको इस अटैक के लिए ट्रेनिंग ईरान से मिली है। उसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह क्लेम किया कि हिजबुल्ला और हमास के सीनियर मेंबर्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC अगस्त से हमास को इन एयर, लैंड और सी इंकर्शंस के लिए ट्रेन कर रहे थे। ईरानियन मिलिट्री की मेन पॉलिटिकल ब्रांच रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कुछ ऑफिसर्स को बेरूट में अगस्त 2022 से अब तक हमास की 2 बाई-वीकली प्लानिंग मीटिंग्स में ऑब्जर्व किया जा चुका है। इनमें से 2 मीटिंग्स ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर के द्वारा भी अटेंड की गईं। ऊपर से हाल ही में ईरान ने हमास के अटैक्स को भी पब्लिकली प्रेस किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी ने तो इन अटैक्स के बाद ये तक कहा कि यदि गॉड को मंजूर हुआ तो ज़ियोनिस्ट रेजिम को पैलेस्टीनियंस और इस रीजन में फैली हुई रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा इरेडिकेट कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान की गवर्नमेंट ने इन अटैक्स में अपना रोल ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इजराइल को भी ये पूरा भरोसा है कि हमास ईरान के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। खैर दोस्तों, ये स्पेकुलेशंस कितने सही हैं या गलत ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर यहाँ मेन सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान और हमास का कनेक्शन क्या है। ईरान हमास को क्यों सपोर्ट कर रहा है? ईरान को हमास से ऐसा क्या बेनिफिट है कि वो इजराइल के साथ इतने बड़े रिस्क मोल लेने के लिए तैयार है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि इजराइल और ईरान की दशकों पुरानी रीजनल हॉस्टिलिटी के अंतर्गत पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास कभी भी ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक के कंट्रोल में पूरी तरह नहीं आया। कहा जाता है कि बाकी रीजनल एंटी इजरायली आउटफिट्स की तरह हमास कभी भी ईरान की पॉकेट्स में नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में उसने मनी के लिए कतर, प्रोपेगेंडा लेसन्स के लिए ISIS और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए इजिप्ट का सहारा लिया। लेकिन सैटरडे को हमास द्वारा किए गए अटैक ने दुनिया भर में एक्सपर्ट्स को हमास और ईरान की रिलेशनशिप रीअसेस करने पर मजबूर कर दिया। अगर गौर किया जाए तो जब से अरब स्टेट्स एक एक करके इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तब से ईरान बहुत एक्टिवली खुद को एंटी इजरायली पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के चैंपियन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ईरान पैलेस्टीनियन एरिना को ईरान के अराउंड एक रिंग ऑफ फायर डेवलप करने के अपने विजन को प्रमोट करने के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। इजराइल बेस्ड डिफेंस एनालिस्ट याकोव लेपिन के मुताबिक ईरान इजराइल के अराउंड ऐसी हेविली आर्म्ड टेरर आर्मीज खड़ी करना चाहता है जो ईरान के कहने पर इजराइल के अगेंस्ट फायर पावर और क्रॉस बॉर्डर रेड्स कंडक्ट कर सकें। इजराइल का असेसमेंट यह है कि अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए ईरान मनी, आर्म्स और ड्रग्स को इजराइल के अराउंड सप्लाई कर रहा है और हमास के इन अटैक्स को भी उसी कड़ी में फिट किया जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि यह अटैक ईरान और हमास की बॉनमी का एक लौता विटनेस नहीं है। देखिए, अगस्त 2022 में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी की वेबसाइट पर एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ जिसमें IRGC के हेड
हुसैन सलामी ने कहा कि आज फिलिस्तीनियंस ग्राउंड वॉरफेयर के लिए तैयार हैं और इजराइल की सबसे बड़ी वीकनेस ग्राउंड वॉरफेयर ही है। हालांकि मिसाइल से लड़ना डिटरेंस और स्टैटिक वॉर्स लड़ने में एक्सीलेंट है, लेकिन इस स्ट्रगल का मेन पॉइंट मिसाइल नहीं है, क्योंकि मिसाइल लैंड को लिबरेट नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें ग्राउंड बेस्ड फोर्स की नीड पड़ती है। जिस तरह हमने 1980 और 88 के ईरान इराक वॉर में अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया, उसी तरह हिजबुल्ला और फिलिस्तीन के ब्रेव और एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो ग्राउंड पर एक सिंगल मिलिट्री फॉर्मेशन की तरह मूव करें। कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के अगेंस्ट हिजबुल्ला और फिलिस्तीनियन टेररिस्ट को ट्रेन करने का ये प्रोसेस ईरान के द्वारा काफी समय से चल रहा है और ये ऑलरेडी पब्लिक आई में मौजूद है। लेकिन इस सपोर्ट को डिटेल में समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब ईरान में कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस जन्म ले रहे थे। सालों से चली आ रही मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया था और ईरान का कंट्रोल उनकी करंट थियोक्रेटिक शिया रेजिम के हाथों में आ चुका था। जाहिर है कि इस दौर में ईरान की फॉरेन पॉलिसी में भी हमें बहुत से डिसीजिव शिफ्ट्स देखने को मिले। असल में ईरान में शाह की मोनार्की को यूएस और इजराइल के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। जो भी शाह के खिलाफ बोलता उसको यूएस और इजराइल द्वारा लेड इंटेलिजेंस ग्रुपिंग का शिकार होना पड़ता था। यूएस और इजराइल द्वारा शाह को सपोर्ट किया जाना ईरान के क्लेरिक्स की नजरों में हमेशा खटकता रहा। इसीलिए इस रजीम ने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म और एंटी इजरायली जियोनिज्म फॉलो किया। ईरान के लिए इजराइल और यूएस इमोरालिटी, इनजस्टिस, मुस्लिम सोसाइटी और ईरानियन सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट ईरान की रिवॉल्यूशनरी रेजिम की एक कोर थीम रही है और उस समय समय पर इसको मैनिफेस्ट करता रहा है। उदाहरण के लिए 1982 में जब लेबनान बेस्ड फिलिस्तीनियन अटैक्स के रिस्पॉन्स में इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया, तब ईरान ने लेबनान में इजरायली ट्रूप्स को चैलेंज किया। इस कड़ी में लेबनीज और फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स को ऑर्गेनाइज और सपोर्ट करने के लिए ईरान ने अपने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को लेबनान भेजा। अपने वेपन्स, फंड, ट्रेनिंग और एनकरेजमेंट के साथ ईरान की लीडरशिप ने इन अर्ली ट्रेनीज को मामूली मिलिटेंट्स के बैंड से लेबनान की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में तब्दील कर दिया और यहीं से ईरान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी सक्सेस हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। अर्ली 1980s से ईरान ने रीजन में एंटी इजरायली टेररिस्ट ग्रुप्स को अपना भरपूर सपोर्ट दिया है। ईरान इन ग्रुप्स के लिए पब्लिकली मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लेज कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान गाजा में वेपन्स को स्मगल करने के लिए एक बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क भी रन करता है। इजराइल के ब्लॉकेड के चलते गाजा में बाहरी दुनिया से वेपन्स की सप्लाई बहुत लंबे अरसे से बंद थी, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान फिलिस्तीनियन लिबरेशन की फोर्सेस और हमास वायलेंस को खूब इनकरेज करता रहा और ये फिलिस्तीनियन मिलिटेंट्स इजराइल और यूएस के अगेंस्ट ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मेजर कंपोनेंट फॉर्म करने लगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का सीधा साधा मकसद है इजराइल का खात्मा। आप सोच रहे होंगे कि ईरान यदि यही इंटेंशन रखता है तो वो खुलकर यूएस और इजराइल को चैलेंज क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है कि वो यूएसए और इजराइल में से किसी को भी सामने से कन्फ्रंट करने का जोखिम उठा सके। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड इंतिफादा के समय से ही ईरानियन वेपन्स, फंड्स और ट्रेनिंग इजराइल के अगेंस्ट फिलिस्तीनियन मिलिटेंट वायलेंस को लगातार फ्यूल करते रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड से ये तो साफ है कि हमास द्वारा इजराइल को चैलेंज करने और उसके आगे टिके रहने में ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक रोल निभाया है। और जैसे कि हमास के स्पोक्स पर्सन गाजी हमाद ने बीबीसी को बताया है, इजराइल के अगेंस्ट हमास को ईरान का सपोर्ट मिलना उसके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इसी कहानी से जुड़ी एक पुरानी डेवलपमेंट भी हाल ही में स्पॉटलाइट में आई। असल में जब से हमास ने इजराइल पर यह सरप्राइज असॉल्ट लॉन्च किया है और इसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट कंफर्म हुआ है, तब से ईरान और यूएस की एक प्रिजनर स्वैप डील चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। बाइडेन की ईरान डील को हमास के इन अटैक्स के साथ जोड़ा गया। अगस्त में अप्रूव हुए एग्रीमेंट के तहत प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह अप्रूव किया कि यदि तेहरान अपने यहाँ डिटेन्ड 5 यूएस सिटीजन्स को रिलीज करता है तो यूएस साउथ कोरियन बैंक्स एमी फॉर्जन $6 बिलियन वर्थ के ईरानियन फंड्स को रिलीज कर देगा। साथ ही साथ इसमें यह भी तय हुआ कि इसके बाद यूएस अपने यहाँ से 5 डिटेन्ड ईरानियंस को भी जाने की अनुमति दे देगा। आपको बता दें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में 2019 में जब यूएस ने ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से बैन किए थे और ईरान के बैंकिंग सेक्टर पर सैंक्शंस इंपोज किए थे, तब ईरानियन ऑयल रेवेन्यूज साउथ कोरिया में ब्लॉक हो गए। तो कुछ सोर्सेज ये दावा कर रही थी कि ईरान ने इन्हीं फंड्स का यूज करके हमास को ट्रेन किया है। लेकिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान अभी तक उन $6 बिलियन में से
एक भी डॉलर खर्च नहीं कर पाया है। ये फंड्स अभी तक ईरान तक नहीं पहुंचे हैं। इनको कतर का सेंट्रल बैंक ओवरसी कर रहा है, जो अभी भी दोहा में है। कुल मिलाकर यूएस ट्रेजरी के अंडर सेक्रेटरी फॉर टेररिज्म एंड फाइनेंस ब्रायन नेल्सन का कहना है कि इस अटैक में किसी यूएस टैक्सपेयर के डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं है। ईरान प्रिजनर डील के टर्म्स के तहत ये मनी केवल ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस जैसे कि फूड, मेडिसिन, मेडिकल सर्विसेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए ही यूज किया जा सकता है, और उस केस में भी इसको एक्सेस करने के लिए ईरान को काफी लंबा समय लग सकता है। यानी कुल मिलाकर इन अटैक्स की फंडिंग में यूएस द्वारा रिलीज किए गए डॉलर शामिल नहीं है। लेकिन वो हो या ना हो, इस सब में ईरान का रोल कितना प्रोमिनेंट है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। और कई लोग ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं जब इजराइल इस वॉर से बाहर आएगा उसके बाद ईरान के ऊपर भी एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक या फिर मिलिट्री अटैक पॉसिबल है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, एंड द क्वेश्चन इज, Iran has been the constant source of monetary, technical and moral support for the anti-Israeli terrorist groups flourishing in the Gulf. Critically analyze. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।